नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अनेकों जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, अपने पिताजी की तरफ से यहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी हमें रिसीव हुई है तो वो क्या पैतृक कहलाएगी या फिर स्वयं अर्जित कहलाएगी, या फिर अगर हमें हमारी कोई प्रॉपर्टी माता जी की तरफ से रिसीव हुई है तो वो पैतृक होगी या स्वयं अर्जित होगी। कौन सी प्रॉपर्टी पैतृक होती है और कौन सी स्वयं अर्जित होती है, इसके बीच का डिफरेंस कैसे पता लगे। क्या पैतृक संपत्ति को गिफ्ट, सेल, विल वसीयत किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो आगे चलकर उसमें क्लेम कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, क्योंकि हमने तो उसे सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी डीप इंफॉर्मेशन होती है वो सरल से सरल भाषा में आप लोगों को क्लियर करके मैं यहां पर देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ ही अपनी इस वीडियो को लाइव भी देख रहा हूं, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर अभी लिखें, मैं तुरंत ही उनको रीड करूंगा और उनको हार्ट भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है सबसे पहले कि पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो देखिए, पैतृक संपत्ति वो होती है जो आप लोगों ने खुद से ना कमाई हो, वो आपको अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा उनके थ्रू यहां पर रिसीव हुई है। जबकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आपने रिसीव करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं। उदाहरण के तौर पर आपने वहां पर उसे अपने पैसों की कमाई से खरीदा है तो वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब कंडीशन और भी होती है दोस्तों। देखिए, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी से आप खरीद रहे हैं तो सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा या बेनामा जिसे आप कहते हैं उसके थ्रू खरीदते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट डीड मिल रही है, विल वसीयत मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। हाँ, क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर भी ये सेम चीज होती है, ये मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करूंगा। बट प्रेजेंट में आप ये चीज समझ लें कि अगर कोई प्रॉपर्टी यहां पर आपको गिफ्ट, सेल डीड और यहां पर विल वसीयत के माध्यम से मिल रही है तो वो आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति की तरह से मानी जाएगी। अब दोस्तों, स्वयं अर्जित संपत्ति से रिलेटेड हम अपनी किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम अब आगे बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी को-पार्टनर का जन्म लेते ही अधिकार हो जाता है। जैसे कि अगर यहां पर आपके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और जैसे ही आपके बेटे या बेटी का जन्म हुआ, वो जन्म लेते ही उस एक प्रॉपर्टी के अंदर अपना एक हिस्सा डिसाइड कर लेंगे, यानी कि उनका एक हिस्सा वहां पर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका कोई पोता या पोती है तो उनका भी जैसे ही जन्म हुआ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर उनका एक हिस्सा वहां पर बन गया। इसी को दोस्तों यहां पर को-पार्टनर राइट की तरीके से देखा जाता है। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी का विभाजन किस तरीके से किया जाता है। क्या वो सबको बराबर दिया जाता है, यानी कि एक हिस्सा पोते को, एक हिस्सा बेटे को, एक हिस्सा आपको, या फिर वो यहां पर लाइनिंग के हिसाब से यानी कि हॉरिजॉन्टल तरीके से बंटता जाता है, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, मान लेते हैं आप लोगों के पास 10 बीघा एक पैतृक संपत्ति है और आपके 2 बेटे हैं, और जब उस संपत्ति का विभाजन हुआ तो यहां पर 5 बीघे आपके बड़े बेटे के पास आया और 5 बीघे आपके छोटे बेटे के पास आया। उसके बाद उन दोनों बच्चों के यहां पर मान लेते हैं 5-5 बच्चे हुए। तो अब जो पैतृक संपत्ति आगे जाकर बटेगी वो 5-5 बीघों के हिसाब से बटेगी, ना कि पूरे टोटल 10 बीघे के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे जैसे प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होती जाती है लीगल ईयर्स के अंदर, वो पार्टनर के अंदर, उस तरीके से उसके अंदर से ही उसके शेयर वहां पर डिसाइड होते चले जाते हैं। इस तरीके से किसी पैतृक संपत्ति का विभाजन और अधिकार तय होता है दोस्तों। अब बात आती है, क्या एक बेटी का भी बेटे के समान पैतृक संपत्ति के अंदर अधिकार होता है? जी हां दोस्तों, साल 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था, बट साल 2005 के अंदर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर संशोधन किया गया। उसके बाद यहां पर विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा साल 2020 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, जहां पर यह चीज क्रिस्टल क्लियर करके रख दी गई कि एक बेटी का भी अब बेटे के समान यहां पर को-पार्टनर की तरह दर्जा होगा। सेक्शन 5 हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहां पर अब बेटी और बेटे को को-पार्टनर के रूप से देखा जाता है, यानी कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा उतना ही हिस्सा यहां पर बेटी को दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात आती है, क्या माता पिता दोनों तरफ से रिसीव हुई प्रॉपर्टी पैतृक कहलाएगी? जी नहीं दोस्तों। अगर आप
किसी प्रॉपर्टी को अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यानी कि 4 पीढ़ियों तक अगर कोई प्रॉपर्टी जो अविभाजित रहकर आपके पास आई है, वो यहां पर पैतृक संपत्ति मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी माताजी, आपकी नानी या नाना, या उनकी परनानी या आपके परनाना इस तरीके से आपके पास आ रही है, यानी कि माताजी के हियर्स की तरफ से, माताजी के पेरेंट्स की तरफ से, वो प्रॉपर्टी यहां पर पैतृक नहीं मानी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, वो प्रॉपर्टी आपकी पैतृक नहीं मानी जाएगी, वो आपकी माताजी की तरीके से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो उस कंडीशन में दोस्तों यहां पर वो आप पैतृक संपत्ति की तरीके से शो नहीं कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति केवल वही होगी जो आपको अपने फादर साइड से रिसीव हो रही है। अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन यही बनता है कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है और उसका विभाजन कर दिया गया, यानी कि उसका पार्टीशन कर दिया गया, तो उसके बाद क्या वो स्वयं अर्जित हो जाएगी या फिर पैतृक? देखिए, अगर एक पैतृक संपत्ति का विभाजन किया गया है बराबर बराबर तरीके से और हर कोपार्टनर को उसका एक हिस्सा दे दिया गया, तो उसकी वो ना ही एंसेस्ट्रल होगी ना ही वो सेल्फ एक्वायर्ड होगी, वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह से देखी जाएगी, यानी कि वो प्रॉपर्टी पर उसका इंडिविजुअल राइट आ गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर उसकी कोई बच्चे जीवित हैं या उसके ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं, तो वो वहां पर फिर भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का दर्जा रखेगी। अगर उसके कोई बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई है, ऐसे कोई उनके बच्चे हैं ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति अपनी उस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है और कोई भी इस चीज से रिलेटेड, यानी इन फ्यूचर अगर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो इस चीज पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमारा वहां पर शेयर था, बिकॉज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विभाजन होने के बाद वहां पर वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कोपार्टनर को मिली है। हाँ, अगर उसके बच्चे उसी दौरान जीवित है जब पार्टीशन हो रहा है, तो उनके बच्चों के लिए वो एंसेस्ट्रल ही रहेगी और उनका भी वहां पर हिस्सा होगा। दोबारा से बता दूं, अगर बच्चे नहीं है तो वहां पर वो फ्यूचर में क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके फादर को जो रिसीव हुई थी वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। इस चीज से रिलेटेड लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद स्वयं अर्जित हो जाती है या फिर पैतृक रहती है। ये मैंने आपको यहां पर अब क्लियर करके बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो में बात आती है कि क्या एक पैतृक संपत्ति को सेल, गिफ्ट, विल वसीयत भी किया जा सकता है, और अगर ऐसी कोई कंडीशन करके अपने बच्चों को, अपने पोतों को वो प्रॉपर्टी दी गई, यानी कि एक पैतृक संपत्ति है और मैंने अपने बेटे को विल वसीयत के माध्यम से दे दी, गिफ्ट डीड के माध्यम से दे दी, ऐसी कंडीशन में वो क्या मानी जाएगी? क्या वो सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी या एंसेस्ट्रल मानी जाएगी? ये चीज भी मैं यहां पर आपको क्लियर करके दे देता हूं। देखिएगा, ये बात आप सभी लोग जान चुके होंगे कि पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही अधिकार आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों हेड ऑफ द फैमिली, जिसे हम कर्ता ऑफ द फैमिली कहते हैं, उसके पास ये जिम्मेदारी रहती है कि पूरी पैतृक संपत्ति को वो वहां पर संभाल कर रखे। ऐसी कंडीशन में केवल 3 कंडीशन ऐसी बनती है जब वहां पर वो उस पैतृक संपत्ति को भी बेच सकता है बिना अपने जो वहां पर कोपार्टनर है उनसे परमिशन लेते हुए। वो कौन सी कंडीशन है? पहली आती है लीगल नेसेसिटी, यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जहां पर परिवार के अंदर मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन आ गई है, कोई लीगल रिलेटेड यानी कि कोर्ट कचहरी या फिर बेसिकली इस तरीके का कोई खर्चा है जो कानून की नजर में लीगल माना जाए, तो वो वहां पर लीगल नेसेसिटी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर से अपना हिस्सा या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अब देखिए, अब दोस्तों यहां पर जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है बेनिफिट ऑफ द सेक, यानी कि फैमिली के अंदर अगर जिस घर में आप सब रह रहे हैं उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको डेवलपमेंट कराने के लिए, फैमिली में और कोई कंडीशन है उससे डील करने के लिए, ऐसी कंडीशन अगर वहां पर बन रही है तो वो बेनिफिट ऑफ द सेक के अंदर मानी जाएगी और वहां पर कर्ता ऑफ द फैमिली यानी कि हेड ऑफ द फैमिली उस पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। अब तीसरी कंडीशन आती है फॉर द पायस पर्पस, यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहां पर आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर रिलीजियस पर्पस के लिए देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। दोस्तों ये 3 कंडीशन आप बनती है जहां पर एक पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है, और अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, वो बेच रहा है तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन फ्यूचर में जाकर नहीं उठा सकता। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मान लेते हैं किसी और कारणवश हेड ऑफ द फैमिली ने प्रॉपर्टी को बेच दिया जो पैतृक थी, उसके अंदर आपका भी हिस्सा था, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको अपनी उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड निकलवाने होंगे। रिकॉर्ड निकलवाकर आपको ये चीज क्लियर करनी है कि क्या वो सच में एंसेस्ट्रल थी, अगर एंसेस्ट्रल थी तो आपका कितना हिस्सा था। अगर आप ऐसा वहां पर कंसीडर कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजे जिसने उस प्रॉपर्टी को बेचा था, और जो आपका शेयर बनता था उसके कंपेरिजनली या तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी या जो उसका पैसा होता था उससे वो डिमांड करें। अगर वो इस चीज के लिए निग्लेक्ट कर देता है, मना कर देता है, तब उस कंडीशन में आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि
अगर वो प्रॉपर्टी आगे बेची जा चुकी है तो उसका टाइटल चेंज हो चुका है, किसी नए मालिक का नाम वहां पर चढ़ चुका है, तो यहां पर सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट डालना होगा। वहां पर आपको अपना टाइटल डिक्लेयर करना होगा कि किस सिचुएशन में आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। साथ ही साथ अगर टाइटल आपका डिक्लेयर हो गया और वो वहां पर सेल डीड वही ठहराकर पहले वाले सभी मालिकों के पास चली गई, यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स के पास आ गई, आपको वहां पर एक पार्टीशन सूट दाखिल करके उसके बाद अपना हिस्सा वहां से ले लेना है। बेसिकली ये चीज पॉसिबल है कि अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है उसको आप रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये भी आप ध्यान से सुने, अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो जितने भी को-पार्टनर हैं उनसे परमिशन लेना अनिवार्य हो जाता है। अगर उनसे परमिशन नहीं ली गई तो यहां पर इन फ्यूचर में जाकर वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि क्या एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, गिफ्ट किया जा सकता है, विल वसीयत किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वो 3 कंडीशन बताई इससे पहले, लीगल नेसेसिटी या पायस पर्पस, जहां पर प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सभी को-पार्टनर के बीच प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बांटा जा चुका है और उनके आगे कोई भी बच्चे नहीं है, तो उनके पास भी अधिकार बनेगा कि वो अपने उस शेयर को इंडिपेंडेंटली बेच पाए। अब बात आती है गिफ्ट डीड की। क्या गिफ्ट किया जा सकता है? जी हां दोस्तों, एक को-पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी के शेयर को गिफ्ट डीड कर सकता है। किस पर्पस के लिए? फॉर द पायस पर्पस। पायस पर्पस क्या होगा दोस्तों? जैसे कि यहां पर आप किसी चैरिटेबल काम के लिए, किसी मंदिर मस्जिद के काम के लिए अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट कर देते हैं, किसी ट्रस्ट को गिफ्ट कर देते हैं, तो इस पर कोई आवाज नहीं उठा सकता। हां, अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पायस पर्पस है, ये मैंने अपने मन से किया है, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, किसी प्रकार का दान धर्म कमाने के लिए, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, बिकॉज ये आउट ऑफ लव एंड इफेक्शन के अंदर माना जाएगा, ना ही पायस पर्पस के लिए। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मात्र 2 मिनट लगेंगे, इस जजमेंट को भी आप जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जजमेंट का नाम है केसी लक्ष्मणा वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़ा। 2022 सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, SC 471, जो यहां पर 19 अप्रैल साल 2022 के अंदर डिसाइड की गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यही चीज की गई कि अगर आप किसी फैमिली मेंबर को यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं तो वो पायस पर्पस के लिए अंदर नहीं मानी जाएगी, उसको आउट ऑफ लव एंड इफेक्शन के अंदर देखा जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप उसको पायस पर्पस का बहाना देते हुए किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस गिफ्ट डीड को अवैध ठहरा दिया जाएगा। ये रेलिवेंट जजमेंट आपकी उस कंडीशन में बेहद काम आएगी दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या आप को पार्टनर होते हुए, हेड ऑफ द फैमिली होते हुए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कब सेल कर सकते हैं, कब गिफ्ट कर सकते हैं, और अगर वो गिफ्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो क्या वो स्वयं अर्जित कहलाएगी या फिर पैतृक कहलाएगी। ये सारी चीज मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा कंसेप्ट आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद आपका कोई और कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा बनाए गए एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप कौन से राज्य से हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और चेंजेस इस चैनल में चाहते हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन